हेलो नमस्कार साथियों। नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो में हम एक विशेष सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो आज हम क्या बात करने आए हैं तो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के हम बात करने आए हैं कॉमन एटियोलॉजी, कॉमन साइंस सिम्टम, कॉमन डायग्नोसिस, कॉमन मैनेजमेंट और कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट। पीडियाट्रिक के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन और एक डिजीज पोर्शन। तो डिजीज पोर्शन के अंदर कौन कौन से आपको कॉमन एटियोलॉजी, साइंस सिम्टम, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल पोर्शन। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम स्पेशल ब्लास्टर होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर के हम बात करेंगे पीडियाट्रिक कॉमन थिंग्स एग्जाम स्पेशल पर। ठीक है, और यहाँ पर बात करने हैं पीडियाट्रिक कॉमन आंसर पॉइंट्स, यूज इट फॉर एवरी डिजीज़ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं। द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी डिजीज आती है, जैसे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में अगर टॉप आ गई तो टेट्रोलॉजी और फोलेट के अंदर क्या क्या होता है, तो आपको उसके अंदर सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। इटियोलॉजी क्या हो सकते हैं, ठीक है, कॉमन इटियोलॉजी की हम बात करें यहाँ पर, तो इन्फेक्शन वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं और कंजेनाइटल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, पीडिया के अंदर जिसमें भी हम डिजीज पोर्शन पढ़ते हैं, सारी एटियोलॉजी में कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जन्मजात देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आयरन, फॉलिक एसिड की कमी हो गई। ठीक है, तो और अदर थिंग है, तो इनकी कमी से क्या होगा, कोई बीमारी हो गई, ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो यह और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। तो ये आपके कॉमन एटियोलॉजी है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कॉमन, तो बात कर लेते हैं कॉमन रिस्क फैक्टर में। तो लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी, पुअर हाइजीन, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन और फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से हो सकते हैं कॉमन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अपन साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्लिनिकल फीचर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर फीवर, पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, कफिंग, डिस्पनिया, इरेटिबिलिटी, लेथार्जी, वेट लॉस, तो ये आप लिख सकते हैं कॉमन। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर आपको स्पेसिफिक याद है डिजीज़ के तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पूरे कॉमन बताए हैं। ठीक है, तो आप अपने, अगर आपको स्पेसिफिक किसी डिजीज पोर्शन का याद है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, अगर आपको उसके साइन सिम्टम याद है तो आप वो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं यही लिखें, पर मैं तो ये बताऊंगा, आपको एडवाइस दूंगा कि कॉमन साइन सिम्टम आप यही याद करें और यही लिख के आएँ। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर वेट लॉस के बाद डिहाइड्रेशन और साइनोसिस। अब साइनोसिस जब होता है, मैं आपको ये पॉइंट भी मेंशन कर देता हूँ। साइनोसिस जैसे मान लो आप बीमारी पड़ते हो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, रेस्पिरेटरी की, ठीक है, रेस्पिरेटरी वाली, तो रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होता है, ये साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया। ठीक है, जितने भी कंजेनिटल हैं उनके अंदर साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आप तो कॉमन पॉइंट्स हैं ही हैं। और सीबीसी, जो भी इन्फेक्शन वायरल की वजह से हुआ है तो सीबीसी उसके लिए करवाते हैं। यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं, ब्लड कल्चरल करवाते हैं, एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई एज इंडिकेटेड। ठीक है, अब कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमने अब तक बात करी है केवल डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होने वाला है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम दे सकते हैं आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, थेरेपी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डिजीज। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि रिस्क फैक्टर हैं, अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी आपको पीडियाट्रिक के अंदर लिखनी है, पैथोफिजियोलॉजी इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे लिखना चाहोगे, मैं उसको फॉर्मेट बता देता हूँ। तो आप जैसे मान लो लिख सकते हो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो एटियोलॉजिकल फैक्टर से चालू है बॉडी में, उसने क्या रिएक्शन किया, ठीक है, कैसे वो बीमारी फैली, उसके बारे में लेके जो भी साइंस एंड सिम्टम अपेयर होते हैं लास्ट में, तो वो आपको लिखना है। ठीक है,
तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर से और साइन सिम्टम तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो पैथोफिजियोलॉजी मेंशन नहीं की है, ठीक है। तो आपको ये पैथोफिजियोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो आपको ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि रिस्क फैक्टर के बाद आपको, जैसे आपने रिस्क फैक्टर एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर लिखा, तो आपको उसके बाद लिखनी है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी रिस्क फैक्टर के बाद लिख सकते हो, या अगर आपने क्लिनिकल फीचर के बाद लिख दिया तो आप पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो। क्योंकि कुछ बुक में क्या होता है, रिस्क फैक्टर के बाद लिखा होता है, कुछ बुक के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद लिखा होता है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे मान लो अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी याद नहीं होती, याद है तो आपको मेंशन करनी है, पर याद नहीं होती है तो आप मत लिख के आना, आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। मान लो आपने लिख दिया, अगर एग्जामिनर का फोकस चला गया उस जगह, अगर आप वो गलत हुआ तो वो आपके नंबर काट सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके नंबर ना कटें। तो अगर आपको मान लो पैथोफिजियोलॉजी याद है तो आप ज़रूर मेंशन करके आएँ। अगर नहीं याद होती है, आप कुछ लाइनें भूल गए हो, एक लाइन भूल गए हो, तो आप नहीं मत लिख के आना, मैं आपको फुल्ली एडवाइस यही दूंगा, ठीक है। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे बात हो गई हमारी, कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट में बात हो गई। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, जो आप ये हर आंसर में लिख सकते हैं कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होने वाले हैं। तो आप वाइटल साइन को रेगुलरली असेस करें, मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग को असेस करें, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब, ठीक है, मेंटेन हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन। इसके बाद बात कर लेते हैं रिलीफ पेन एंड फीवर, एजुकेट पेरेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये आपके कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट हैं जो आप हर आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। हर आंसर में आप ये लिख मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन, शॉक, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी फेलियर, कन्वल्जन्स, ग्रोथ रिटार्डेशन, कोई भी डिजीज होती है तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट होती है तो ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। डेथ, सीवियर अनट्रीटेड केसेस, ठीक है। अगर कोई केस है वो सीवियर अनट्रीटेड रहा है तो उससे डेथ भी हो सकती है। अब प्रिवेंशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिवेंशन के बाद में बात करूँ, इम्यूनाइजेशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बैलेंस डाइट, हैंड हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रेगुलर हेल्थ चेकअप और अर्ली ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपके प्रिवेंशन है। कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा, तो 5 नर्सिंग डायग्नोसिस है जो आप हर डिजीज़ के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी डिजीज़ आती है, एनसीपी बनाने को आ जाती है, उसमें अंदर आप लिख सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट आता है तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको नर्सिंग मैनेजमेंट की ट्रिक बताई थी, एनओआई, ठीक है, एनओआई बताई थी। साइकेट्रिक की जब मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाया था तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको ट्रिक बताई थी एनओआई, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव एंड इंटरवेंशन। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, गोल लिखना है और उसके इंटरवेंशन लिखने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो कॉमन कौन कौन से ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस है नंदा के अकॉर्डिंग, तो चलिए बताते हैं। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, रिस्क फॉर डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, हाइपरथर्मिया और एंजाइटी पेरेंट्स, एंजाइटी जो पेरेंट्स को होती है, और डेफिशिएंट नॉलेज, लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये आपके कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, ठीक है। और इसके आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं और इसके इंटरवेंशन आप लिख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत रेयर होता है, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट रहता है कि एनसीपी आ सकती है क्या, तो काफ़ी बहुत रेयर देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको अगर नर्सिंग केयर प्लान आता है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर एनसीपी आती है पेपर के अंदर तो एनसीपी में आप हमेशा ध्यान रखें नर्सिंग डायग्नोसिस लिखें, ठीक है। और उसके 1 या 2 आप टेबल बनाएं, 1 या 2 उसकी एनसीपी बना दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप सब डायग्नोसिस की सारी मतलब टेबल या एनसीपी बनाएं, केवल 1 या 2, ठीक है। आप उसकी हिस्ट्री लिखें, पास्ट मेडिकल प्रेजेंट लिखें, वाइटल साइन कैसे हैं, ठीक है, कौन कौन से आपने मेडिकेशन दी है, क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। उसके बाद आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिखें और फिर उसके बाद आप, ठीक है, एनसीपी बनाएं, उसकी केयर प्लान बनाएं, क्या आपने असेसमेंट किया, क्या आपके गोल रहे, डायग्नोसिस क्या था, क्या प्लानिंग करी, क्या इंटरवेंशन रहा, क्या एवेल्यूशन निकला उसका, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन। तो मैंने सबसे पहले आपकी बात करी इस डिजीज़ पोर्शन पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूँगा थ्योरेटिकल पोर्शन पर। तो ये हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, ये मान लीजिए आप सेकंड पार्ट कि थ्योरेटिकल पोर्शन में कॉमन पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो IMNCI आ गया,
ठीक है, कंगारू मदर केयर आ गया। तो आप ये कॉमन इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन का, आप इसको डिजीज पोर्शन में अप्लाई ना करें। कहीं आप ऐसा ना हो कि थ्योरेटिकल पोर्शन का आप डिजीज पोर्शन में लिख के आ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। कॉमन इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। Children are the future of the nation. Proper growth and development, prevention of disease, timely management are essential to reduce childhood morbidity and mortality. ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, अगर आप हेडिंग में लिख सकते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड, अगर आपको खुद को सेल्फ याद है तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ, आप इसको भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। हमने मान लो अगर इंट्रोडक्शन में कॉमन ऑब्जेक्टिव लिखा तो कॉमन ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से पॉइंट है? प्रमोट चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज एंड कॉम्प्लिकेशन, इंश्योर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, और इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद बात करें एजुकेट एंड इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चाइल्ड केयर, ठीक है, आप पेरेंट्स को एजुकेशन दें और चाइल्ड केयर में क्या करें, इनको इन्वॉल्व करें। कॉमन प्रिंसिपल क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? तो कॉमन प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, टाइमली इंटरवेंशन, फैमिली सेंटर्ड केयर, होलिस्टिक अप्रोच, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, और हेल्थ एजुकेशन एंड फॉलोअप। तो ये आपके कॉमन क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। बात करें आगे कॉमन एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस के अंदर, जैसे मान लो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाता है एमएनसी, तो एमएनसीआई आप कर रहे हो कंगारू मदर केयर, तो उसके क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, कंगारू मदर केयर करिए तो आपके उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप कॉमन क्या लिख सकते हो? तो देखिए यहाँ पर इम्प्रूव चाइल्ड सर्वाइवल, promotes growth and development, prevent complication, reduce hospital stay and treatment cost, increase parental confidence and participation। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉमन रोल ऑफ नर्स। तो कॉमन रोल ऑफ नर्स क्या होता है? असेस द चाइल्ड, मॉनिटर वाइटल साइन एंड ग्रोथ, मेंटेन हाइजीन एंड सेफ्टी, और ट्रीटमेंट एज प्रेस्क्राइब, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा है वो आप प्रेस्क्राइब करें, ठीक है। पेरेंट्स को एजुकेट करें उसकी हेल्थ केयर को लेके, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपने ट्रीटमेंट करा है तो आप उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, डॉक्यूमेंटेशन रखें, अरेंज फॉलोअप एंड रेफरल्स इफ नीडेड, ठीक है। तो ये क्या है? कॉमन रोल ऑफ नर्स है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, इंट्रोडक्शन, कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, कॉमन प्रिंसिपल्स, कॉमन एडवांटेज और इम्पोर्टेंस, और कॉमन रोल ऑफ नर्स, जो कि आप किस में अप्लाई करोगे? थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर क्या करोगे? अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन के क्या है? कॉमन पॉइंट है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन की जो कॉमन पॉइंट्स हैं डिजीज़ पोर्शन में अप्लाई ना करें, डिजीज़ पोर्शन की जो कॉमन पॉइंट है वो डिजीज़ में करें, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन के कॉमन पॉइंट हैं वो उसी में मेंशन करें, कहीं उल्टा मत कर देना, बस ये बात है, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपके लिए कीमती समय निकाल कर ये वीडियो बनाई है, ठीक है। चाहता तो मैं आपको नहीं बताता या अपने नोट्स शेयर नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आपके लिए कीमती समय निकाल कर ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप इन नोट्स को, पॉइंट्स को अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करें, क्योंकि आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, तो आपको वीडियो देखकर ही उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।